साथी आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम मोदनवाल है। मैं सर्व सेवा संघ से हूँ। स्थान आपका कहाँ है? मैं यहीं आनंद भवन के सामने सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ। मूल रूप से प्रयागराज जिले का ही रहता हूँ। अच्छा, आपने पढ़ाई क्या किया है? मैंने मैथ और फिजिक्स से 2019 में ग्रेजुएशन किया, और क्योंकि इलाहाबाद का था तो प्रतियोगी परीक्षा की तरफ तो रुझान तो रहता ही है, और इलाहाबाद को IAS और PCS का कहा गया। तो ये था कि भाई क्यों ना ब्यूरोक्रेसी में हाथ आजमाया जाए, और IAS की तैयारी की शुरुआत हमने 2019 से शुरू की। तो आपने क्यों छोड़ दिया तैयारी आगे? नहीं, तैयारी हमने छोड़ी नहीं है, लेकिन ये था कि जब सर्व सेवा संघ पे हमला हुआ और ये लगा कि भाई ये तो हम तो गांधी जी को पढ़ते हैं। सरकार ने विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई हैं गांधी जी के नाम पे, राज्य सरकार ने चलाई है। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई गांधी संस्थाओं को तोड़ा जाए? तो ये तो एक तरह से मतलब हमें एक तरफ अफवाह लगी, दूसरी बात मुझे सच्चाई भी लगी। तो हमें लगा कि नहीं, IAS से महत्वपूर्ण है वैचारिक संस्थाओं को बचाना। तो आप क्या समझते हैं, आपकी अवस्था अभी कितनी है? मेरी उम्र 28 साल है, 28 साल पूर्ण हो गई है। अभी आपके सामने 50 वर्ष का समय है इस देश को देखने का, और आपने IAS PCS की तैयारी किया है, तो आपने भारत के इतिहास को भी पढ़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत का जो पिछला इतिहास है, जो नेता हैं, जो उनकी दृष्टि थी, और भारत की आगे जो आवश्यकता और चुनौती है, इसमें आपको क्या दिखता है, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं? मैं पुराने नेताओं को देखता हूँ, और इसमें गांधी, नेहरू, JP, इवन जनसंघ के भी नेता मोरारजी देसाई और भी चौधरी चरण सिंह, मतलब उसमें उन सब में एक समग्रता थी। मतलब वो संकीर्ण मानसिकता से राजनीति में नहीं आए थे, और उन्होंने चीज़ों को बहुत व्यापक दृष्टि से देखने का प्रयास किया, और एकता जो है, एकता का संदेश देने का प्रयास किया। कभी डिवाइड एंड रूल का जो है गेम नहीं खेला, जो अभी चल रहा है। अभी का तो माहौल एकदम मतलब सांप्रदायिक है। आप ट्विटर और सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए, तो ऐसे लगता है कि मतलब अगर इसको नियंत्रित नहीं किया तो दंगे हो जाएंगे। आप ये बताइए, आज के जो राजनीतिक दल हैं, किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी ऐसे नेता दिखते हैं जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, उस समस्या को एड्रेस करते हो, समझते हो, और राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम करने को सोचते हो? हाँ, मतलब कि अभी वर्तमान में एक आदर्श राजनीतिक की भूमिका में मैं क्या देखूं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग आँखों से रील निकाल के और चमका के दिखाने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को जो है एक नेता कम जो है दैवीय व्यक्ति के रूप में ज़्यादा प्रकट करने की कोशिश करते हैं। आप सोशल मीडिया देखते हैं तो कोई पीछे म्यूजिक चलता है, फिर उसके आंखों से जो है नीली हरी जो है आँखें से लेजर निकलने लगता है। तो लगता है कि व्यक्ति जो है अभी भी भारत का गांव ग्रामीण समझता है कि लेजर कैसे निकलता है आँख से, तो समझता है कि ये व्यक्ति दैवीय है। ये अकेले जो है शासित सरकारों के की बात नहीं कह रहा हूँ, वर्तमान में नेता कम उद्धारक ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे लगता है कि उन्होंने भारत में जन्म जो है भारत को उद्धार करने के लिए दिया है। नेता जो है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, उसका मूल मकसद है जनता का प्रतिनिधित्व करना। अगर आप जनता का प्रतिनिधित्व करके जनता की समस्याओं का हल कर रहे हैं, तो ये आपका काम है। आप उद्धार नहीं कर रहे हैं, उद्धार करने का काम भगवान का है। नेता का काम जनता का प्रतिनिधित्व करना है या जनता का नेतृत्व करना है? प्रतिनिधित्व और दोनों में नेतृत्व, क्या अंतर देखते हैं? प्रतिनिधित्व तो ये है कि भाई आप संसद में चले गए चुन के, आप जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नेतृत्व का मतलब ये है कि आप ग्राउंड पे उतरिए ना। आप प्रतिनिधित्व हो गए, संसद में पहुंच गए, अब जो ग्राउंड का प्रॉब्लम है उसको जो है आप लीड करिए, नेतृत्व करिए। पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन में क्या अंतर देखते हैं? पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ व्यक्ति और स्टेट्समैन में मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं समझता। आप तो दोनों एक ही जैसे मुझे समझ में आते हैं। देखिए, स्टेट्समैन वो होता है जो इसकी चिंता नहीं करता कि हमको समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देश के लिए क्या ठीक है क्या अच्छा है, वो उसको करने का साहस करता है, फिर जनता को अपने लिए समर्थन तैयार करता है। हाँ, पॉलिटिशियन ये करता है कि जनता जो भी करती है, जनता अगर किसी गलत चीज़ की, शराब की, कर्ज माफ़ी की, ऐसी चीज़ों की मांग करती है, तो वो प्रतिनिधि, वो नेता सोचता है कि अगर इस बात के लिए हम पैरवी करेंगे तो हमको वोट मिल जाएगा। तो ये अंतर है पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन। हाँ, अच्छा, मैंने स्टेट्समैन को बिजनेसमैन के रूप में लिया था। अच्छा, तो ठीक। पहले के जो पॉलिटिशियन थे, सरदार पटेल हों, गांधी जी हों, लोकमान्य तिलक हों, ऐसे और बहुत से आपने आगे भी नाम लिए हैं, उनका अर्थ ये था कि राष्ट्र कैसे बनेगा और बढ़ेगा। सही बात है।
आज का नेता है कि हम कुर्सी तक, सत्ता तक कैसे पहुँचेंगे। अब ये जो समस्या आपने पहचाना है, इसका समाधान क्या देखते हैं? एक तो समाधान मतलब कि मैंने ये भारत भ्रमण के दौरान ये मैंने देखा कि भारत को आप जो है डंडे से नहीं चला सकते। आप डंडे से नहीं चला सकते। आप जो है मेरा वचन ही मेरा शासन है, वैसे आप नहीं चला सकते। जो भारत का संविधान है और जिस संविधान में जो है समग्रता और समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया सभी वर्ग, जाति, धर्म, पंथ, समुदाय, नस्लों के लिए और उनके अधिकारों, उनके संस्कृति परंपरा को सुरक्षित रखा गया, तो उसका अनुसरण होना चाहिए। आप ट्विटर खोल के देख लीजिए, नेता का ट्वीट है और उसको मान लिया जाता है कि नेताजी ने ये बात आज कही है, इसी का अनुसरण करना। और वो किसके खिलाफ में जाएगा, किसके पक्ष में जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। भारत में जो नेता राजनीति कर रहे हैं, क्या उनमें कोई ईमानदार दिखता है, लगता है? वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में खुद को नेता लोग गरीब कहता है और चलता है हेलीकॉप्टर और मर्सिडीज और BMW से है और इतनी हैवी सुरक्षा लेके चलता है। मैंने पुराने नेताओं के बारे में सुना है कि भाई अगर उनको सुरक्षा दे दी जाती थी तो लोग धरना पे बैठ जाते थे कि भाई सुरक्षा उसको तो जिसने गलत किया है। मैंने किसका क्या गलत किया है? ना मैं भ्रष्टाचार है, ना मैंने किसी की लूटपाट की है। मैं तो भाई एक नेता हूँ, लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। ऐसे नेताओं से जिनके ऊपर जनता के कर का बहुत भारी पैसा ऊर्जा व्यय हो रहा है, इनसे जनता को, देश को कैसे मुक्ति मिल सकती है? नहीं, इसके लिए तो जनता को ही खड़ा करना पड़ेगा। जो लोकतंत्र है, अब भारत में हमेशा से भारत का लोग जो है प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान भारत तक और आगे भी इस देश का जो है असली मालिक वो जनता है। तो जनता तय करे कि हमारे नेता को क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। अगर जनता किसी बात को तत्काल नहीं देख समझ पा रही है तो नेता का क्या कार्य हो जाता है? नेता का काम है, खासकर विपक्ष का काम है कि उसको जो है बताए, समझाए, क्योंकि जो पक्ष में है वो उसका सबसे बड़ा लाभार्थी है, तो चाहेगा ही नहीं कि हमारे यहाँ से कुछ जाए। लेकिन जो विपक्ष है वो तो कम से कम बताए कि चाहे वो राज्य का हो, चाहे केंद्र का हो, चाहे पंचायत स्तर का हो, बताए कि देखिए भाई ये जो टैक्स का पैसा है इनके पीछे अनायास खर्चा हो रहा है और ये आपका काम ना करके अपना निजी काम कर रहे हैं। भारत की जो स्वाधीनता हुई मिली, उसी समय हमारे पड़ोस के एशिया के बहुत से देश स्वाधीन हुए, चाहे चीन हो, कोरिया हो, सिंगापुर हो, छोटे बड़े ऐसे कई देश। आज चीन के नागरिकों का प्रतिवर्ष जो आय है वो $1300 है। हाँ। और भारतीयों का $2700 है, जो 5 गुने का। इस अंतर का बड़ा कारण क्या है? एक तो पॉलिसी लेवल पे पुअर मतलब है, भारत कोई गरीब देश नहीं है, पॉलिसी लेवल पे पुअर कंट्री। अब जो आपने अर्बनाइजेशन पे बहुत फोकस किया और गांधी जी के जो सपने थे ग्राम स्वराज, जिसका हिंद स्वराज में भी कल बात मिलती है और भी पुस्तकों में मिलती है, तो आपने जो है ग्राम स्वराज पे कोई फोकस ही नहीं किया। जब ग्राम बचेगा ही नहीं तो भारत का उद्धार कैसे होगा? हर व्यक्ति अर्बन एरिया की तरफ बढ़ रहा है। इलाहाबाद है, इलाहाबाद जैसे जो है भारत में सैकड़ों शहर हैं, बम्बई है, बेंगलोर है, बड़े बड़े शहर। आप उसमें आप देखेंगे सब गांव का लोग माइग्रेट करके वहाँ पे आया, गांव तो पूरा वीरान हो गया। आप गाजीपुर, बनारस और उधर आप जाइए तो आपको उस एरिया में जो है यूथ नहीं मिलता। गांव का विकास कैसे होगा? गांव का विकास हाथ और दिमाग की ताकत जिंदा करने से होगा। अगर आप में जो ये हाथ में जो ताकत है, हाथ में इस ताकत में हुनर, तो उस हाथ में अगर हुनर रहेगा और ग्राम आधारित उद्योग जो है विकास होगा, तो इससे जो लोकल मार्केट है वहाँ का, लोकल मार्केट हम कहें हर ग्रामीण एरिया में 1-2 किलोमीटर पे एक लोकल मार्केट होती है, कस्बे होते हैं। तो अगर गांव में पैसा होगा, हाथ और दिमाग की ताकत से पैसा पैदा होगा, तो लोकल मार्केट में फर्टाइल होगी और ग्राम जो है स्वतः जो है आत्मनिर्भर भी हो जाएगा और उसकी डिसीजन मेकिंग में बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। नगर जो बन रहे हैं, हाँ। नगर में जो मिट्टी आ रही है यानी ईंट आ रही है, हाँ, हाँ। वो भी गांव से आ रही है। बिल्कुल। फल फूल दूध जो आ रहा है वो भी गांव से आ रहा है। गांव में यूथ आ रहा, गांव से यूथ आ रहा है नगर में, तो गांव से तो सब कुछ नगर में चला रहा है। और नगर से जो क्या जा रहा है गांव में, कुछ गांव से नगर में उपभोग की वस्तुएं जा रही हैं, अश्लीलता जा रही है, हिंसा जा रही है, अथवा गुटखा और शराब जा रहा है। ये जो लेन देन है गांव नगरों का, ये आज की पीढ़ी का युवा
जैसे कहा जाता है कि सोशल मीडिया में खो गया है और अब कोई वैचारिक परिवर्तन बहुत कठिन भी है और तकनीक के कारण सरल भी है। जिस दिन समझ में आ जाएगा और भारत में कोई भी परिवर्तन और क्रांति अहिंसक होनी चाहिए, तभी स्थायी और सफल होगी। बिल्कुल। तो ये आज 2025 है, 22 वर्ष बाद हम लोग शताब्दी मनाएंगे जी। ये जो थाने में, तहसील में, कार्यालयों में भ्रष्टाचार है, ये जो आरक्षण है, जिसको मिल गया उसी को बार बार मिल रहा है। हाँ। जिसको नहीं मिला वो नहीं पा रहा है। बिल्कुल। पद तो 100 ही है, तो कितना भी आरक्षण हो जाए, 100% हो जाए तो भी नहीं उससे पूर्ति होगी। बिल्कुल सही बात है। बात तो ये होनी चाहिए जिसको एक बार मिला उसको बाहर करें और जिसको नहीं मिला उसको ताकि मिल सके। बिल्कुल। या जनसंख्या की बात है कि सरकार की कुछ नीतियाँ ऐसी आती हैं वोट के कारण, जहाँ जनसंख्या जात के आधार पर, धर्म के आधार पर है, उसके जैसी नीति बनाते हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड आया, तो जहाँ 6 सदस्य हैं वहाँ बनना है, उससे कम है तो नहीं बनना है। ये तो सरकार की विफल नीति हुई। बिल्कुल। ये विफल राष्ट्र का उदाहरण हुआ कि जो नियम मानेगा देश का उसको हतोत्साहित किया जाएगा और जो नहीं मानेगा चुनाव के समय बिजली माफ़ कर दिया जाएगा, बैंक के ऋण माफ़ कर दिए जाएंगे। तो जो सज्जन नागरिक है वो तो अपने को ठगा अनुभव करता है। तो ये तो एक विफल राष्ट्र का उदाहरण हुआ। बिल्कुल। ये जो विफलता की नीति लेकर के राजनीति कर रहे हैं, ये आज की पीढ़ी युवा कैसे इसको देखेंगे, कैसे बदला जाएगा, क्या करना चाहिए, इस पर क्या सोचते हैं? एक तो युवा पीढ़ी की बात है और दूसरा आपने बात किया कि भाई सरकार जो है, तो जो सरकार है वर्तमान में नियम कानून को छोड़ करके वो मेरा वचन ही मेरा शासन पे है। जो वर्तमान की युवा पीढ़ी है उसको तो पहले वैचारिक बनना होगा। पबजी खेल के वैचारिक नहीं बन सकते, है ना। फिल्में देख करके आप वैचारिक नहीं बन सकते, हीरो की नकल करके वैचारिक आप नहीं बन सकते। आपको वैचारिक बनना होगा। आपको गांधी को पढ़ना होगा, जेपी को पढ़ना होगा, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना होगा, भगत सिंह को पढ़ना होगा, लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ना होगा, मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ना होगा। जो वर्तमान में जो साहित्य है, तो साहित्य में बड़ी जान है, बड़ी ताकत है। साहित्य की तरफ रुझान होगा तो वैचारिक बुद्धि का विकास होगा। मोबाइल से वैचारिक बुद्धि का विकास नहीं होता। मोबाइल एक मनोरंजन का साधन, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हम आपसे अंतिम प्रश्न करेंगे। आज के समय में हम देश के समाज और राजनीति को 2 हिस्सों में बटा देख रहे हैं। एक गांधी जी को लेकर के आगे चल रहा समाज है और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपा जो सत्तारूढ़ दल है उसकी राजनीति को लेकर के चल रहा है। और दोनों में मैं देख रहा हूँ कि एक दूसरे के प्रति अविश्वास है, द्वेष की भावना भी हो गई है, विरोध की भावना है। गुण दोष को देखने परखने की बात नहीं है। क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं, देख पा रहे हैं, और इसका समाधान कैसे होगा? एक तो भारत आप एक्सट्रीम पॉलिटिक्स से नहीं चला सकते। एक्सट्रीम पॉलिटिक्स इंदिरा गांधी ने करने की कोशिश की, सत्ता से हटाया लोगों ने। आप भारत के लोगों को आप सोचिए कि वैचारिक गुलामी करवा करके आप बहुत दिन तक सत्ता में नहीं रह सकते। जो कि खासकर जो विचार, जिसका विचार जो है बांटो और राज करो और विभाजनकारी जो सोच है, उसके दम पे आप बहुत राज नहीं कर सकते। सस्टेन करने वाली वैचारिक आइडियोलॉजी, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें गांधी की बात आती है, उसमें नेहरू की बात आती है, उसमें लाल बहादुर शास्त्री की बात आती है, उसमें विनोबा जी की बात आती है। ये विचार था, सस्टेनेबल आइडियोलॉजी जो थी, उसके दम पे जो है विनोबा जी ने मेरे ख्याल से 48 लाख एकड़ ज़मीन दान में लिया। दुनिया के इतिहास में आगे भी 48 लाख एकड़ में कई सारे देश बन सकते हैं। इतनी बड़ी ज़मीन भूदान में लिया और लोगों को बांट दिया बिना किसी पैसा लिए। शायद ये वर्तमान की सरकार और आने वाली 10-20 साल बाद की सरकार ऐसा करके दिखा ही नहीं सकती। तो गांधी में ताकत थी। तो अगर देश को बदलना है तो सस्टेन मतलब 100 साल, 200 साल, 300 साल तक जो भारत को नई दिशा दे सके भारतीय तरीके से। भारत के समाज में, राजनीति में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, विचार चर्चाएं हैं। उसमें सत्य की और उसके विपक्ष में भ्रष्टाचार जो समस्या है, इस मुद्दे की कितनी अहमियत है और ये भारत की राजनीति को कितना प्रभावित और दिशा दे सकता है? देखिए भ्रष्ट लोग तो भारत की राजनीति में आ गए हैं और वो अपने आप को समाज सुधारक कहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है।
माफिया, लैंड माफिया और घोर करप्ट लोग जो है गांधी जी के ऊपर माल्यार्पण भी करते हुए दिखाई देते हैं, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर भी माल्यार्पण करते हुए दिखाई देते हैं, अम्बेडकर पे दिखाई देते हैं, जेपी मंदिरों में भी जाते हैं और मंदिरें भी वही भ्रष्ट से मंदिर जो है भ्रष्टाचार के पैसे से मंदिर भी मस्जिद का भी निर्माण करते सभी धार्मिक मैं जगहों का नाम ले रहा हूँ, अकेले मंदिर की बात नहीं है, भ्रष्ट सभी जगहों पर है। अब ऐसे लोगों से आप आशा करिए कि ये समाज सुधार करेंगे, है ना? ये संभव नहीं। समाज सुधार होगा उन लोगों से नहीं। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लाएगा, कैसे आएगा? ये जनता तय करेगी। 3 मांग, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मेरी चीज़ है, मेरे सामने क्यों नहीं? हमें हिसाब चाहिए। सहन करने लगेगी कभी? आप क्या समझते हैं? या कोई पहले कुछ लोग समझने वाले आगे आएंगे जो अपने कार्य चरित्र जीवन से जनता को जगाएंगे, इस बात को दिखाएंगे कि ये आवश्यकता है, तभी समस्या का समाधान। जैसे ये इस यात्रा में 80 या 100 के ऊपर के लोग चल रहे हैं, तो जो मांग है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वही उनकी भी है कि आप कोई भी काम करिए उसके प्रति जवाबदेही तय करिए, जवाबदेही के साथ जिम्मेदारी तय करिए, उसके साथ पारदर्शिता तय करिए। ना कि कोई जवाबदेही है, ना कोई पारदर्शिता है। और जब आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये तीनों उसमें आ जाते हैं। तो जब ये तीनों आपके गवर्नेंस में नहीं है तो गुड गवर्नेंस कहाँ है आपका? शुभम जी, जैसा आप विचार करते हैं अपनी अवस्था और शिक्षा के अनुसार, आपने चिंतन किया है, इस पर अध्ययन किया है, आपको क्या लगता है हमारी जो पीढ़ी है विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी, वहाँ क्या ये उनकी चिंतन का, सोच का विषय है? राष्ट्र, इसकी समस्याएं आने वाले समय में क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए सर, मैं समझता हूँ कि स्वतंत्र चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सिटियों में जाके डिग्रियां मिलेंगी और डिग्री लेनी भी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है आधुनिक व्यवस्था के लिए, क्योंकि उसके बिना काम भी आपका नहीं चलने वाला है। आप मजबूरी कह लीजिए, खुशी कह लीजिए, यूनिवर्सिटी आपको दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि यूनिवर्सिटियों की बात। यूनिवर्सिटियों में जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। मैं DU में भी JNU वगैरह में भी देखता हूँ, मतलब वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कोई एक छात्र होने के नाते, एक युवा होने के नाते इस देश समाज के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी बनती है वो उससे विमुख हो चुके हैं। और वो जो स्वार्थ भावना है कि इलेक्शन होता है कि यार मैं इलेक्शन में जीत जाऊं छात्र संघ में, कि मैं रुपया बना पाऊँ। छात्र सेवा के नाम पे आप फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, उसमें कमीशन चोरी कर रहे हैं। अब बात मुद्दा उठाते हैं आप छात्रों की। तो ये पुनः एक प्रश्न आया, ये समस्या की पहचान हुई, लेकिन इसका समाधान क्या है, कैसे होगा, कौन पहल करेगा? ये बात मैंने पहले भी कही कि जब आप अवैचारिक नहीं होंगे, तो वैचारिकता नहीं है तो भ्रष्टाचार पैदा होगी। वैचारिकता कौन करेगा? वो कौन लोग हैं? देखिए, ये अधिक संख्या में कैसे व्यापक होगा? अधिक संख्या में मुझे लगता है कि जब जो किताबी भाषा से जुड़े रहें, जैसे मैं जिस पीढ़ी से आता हूँ, मेरी बाल्यावस्था खासकर हाई स्कूल और इंटर तक, वो किताबी भाषा वाली रही। हमने किताबों को पढ़ा, मोबाइल तो पढ़ा ही नहीं। अब मोबाइल अलाउ भी नहीं था, मोबाइल कि मोबाइल कैसे इसको दे दिया इतने छोटे उम्र में। आज की वर्तमान की स्थिति आप देखिए, 8 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है, 14 साल का लड़का एडल्ट हो जा रहा है मोबाइल में कंटेंट देख करके। उसके अंदर जो है वैचारिकता नहीं और वासना नहीं करने देती। कैसे बताया जाए बच्चों को? ये एक तो मतलब शुरुआत तो परिवार से होती है, दूसरा समाज की होती है। पहले क्या था कि छोटे छोटे होते थे तो कुछ लड़कों को सिगरेट और गुटखा और बीड़ी पीने की आदत नहीं थी, शौकिया। तो ज़मीन में पड़ा रहे बीड़ी, उसको बुझा के जेब में रख लेते तो खेत में जाते थे पीने के लिए। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्यता। फिर वो लोग पैसा इकट्ठा करके 70 रुपये 80 रुपये की बियर लेके आते थे, तो वो लोग खेत बगिया उगिया में पीते थे जा करके। अपने घर से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर पीने जाते थे कि कोई देखे ना, परिवार ना देखे, गांव ग्रामीण और समाज के व्यक्ति ना देखे, नहीं मारेगा हमको। आज वही लड़का, आज 10 साल पहले और आज 10 साल बाद वही लड़का अपने घर के बाहर, अपने घर के बाहर गुमटियों में 14 साल 12 साल 18 साल
उससे भी कम आयु में सिगरेट पीता है, बियर पीता है, दारू पीता है, महंगा आईफोन है उसके पास, ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र नहीं है, बुलेट और स्कूटी और फॉर्च्यूनर और ये सब गाड़ियाँ वो लेके चलता है, और उसमें परिवार भी सहयोग है। वो अपने बच्चों को चाबी दे देता है, वो अपने बच्चों से नहीं कहता कि तुम किताब निकाल के पढ़ो, वो अपने बच्चों से नहीं कहता कि तुम गांधी को पढ़ो, वो अपने बच्चों से नहीं कहता कि तुम भगत सिंह को पढ़ो, वो अपने बच्चों से नहीं कहते कि विवेकानंद को पढ़ो, वो अपने बच्चों से नहीं कहते कि तुम चाणक्य को पढ़ो। हमारे घर में तो हमारी शुरुआत ही चाणक्य पढ़ने से हुई। हमारे घर में अब हम लोगों के सामने ये प्रश्न है कि युवाओं में दी एक समस्या की पहचान किया हम लोगों ने, अच्छाइयाँ क्या है आज की पीढ़ी की, संभावना कहाँ है? आज की पीढ़ी क्या है, आधुनिक है, बहुत ऊर्जावान है, और ये इसमें इतनी ताकत है कि विश्व में जो उत्पन्न चुनौतियां हैं, अगर उसको सही दिशा दे दी जाए तो उस चुनौतियों से लड़ने के लिए वो बिल्कुल फिट है। ये कार्य कोई राजनीतिक दल, नेता, समूह ऐसा खड़ा होगा जब राष्ट्र का एक नया सपना लेकर, उससे होगा या स्वतः अपने साथ समय होगा? नेता भी जिम्मेदारी से भटक गए हैं, हट गए हैं। नया समूह, नया संगठन, नई सोच के लोग जो एक आरंभ करें, जैसे कि देश स्वाधीन है, लेकिन इतनी संस्थाएं हम लोग गिन रहे तो यानी हमारे नागरिक पर आते हैं। कोई भी कार्य किसी भी कार्यालय में हो नहीं सकता नियम से। बिल्कुल सही बात। चाहे कितना पैसा दिया कर दिया जाए, सड़कें नालियाँ सब टूटी फूटी। जो दल हैं ये तो उन्हीं की देन है, वो इस तरह का काम करने के लिए देश ऐसा बना है। इसका अर्थ हुआ कि कोई नया समूह खड़ा हो जो इन लक्ष्यों को लेकर के कि हमको 20-25 वर्षों में भारत में वो चीज़ें लाना है जो धरती पर किसी दूसरे देश में है, राजनीतिक सामाजिक रूप से। एक तो जो नागरिक समाज है, नागरिक समूह, उसकी बड़ी भूमिका होती है ऐसी समस्याओं को एड्रेस करना। तो उनको जो है लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात, देखिएगा वो रिकॉर्ड भी हो रहा हो ठीक से। हमला नहीं सहेंगे। आप देश दुनिया की बात करते तो हाँ, नागरिक समाज बहुत स्ट्रांग है। वो कहती है कि मैंने टैक्स दिया है तो ये क्यों नहीं, आंदोलन होते हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, बड़े बड़े लॉज आते हैं, बड़े बड़े कानून आते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। यूरोप में देखिए जो सोशल सिक्योरिटी है वो बहुत स्ट्रांग है अमेरिका की तुलना में। भारत भी सोशल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इतना सारा पैसा जो है वो गमन में चला जाता है, ना कि सोशल सिक्योरिटी में जाता है। कागज़ में दिखा दिया जाता है